गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक बीए पार्ट 1 के ज्योग्राफी के पेपर 1 भौतिक भूगोल का टॉपिक है। उसमें आपका ये जो टॉपिक है इसमें आपके 3 प्रकार की स्थलाकृतियाँ हैं। एक है बहते हुए जल के द्वारा, दूसरा तरंग के द्वारा और तीसरा पवन के द्वारा निर्मित स्थलाकृति। उसमें आज हम बहते हुए जल के द्वारा जो स्थलाकृतियाँ निर्मित होती है उनका अध्ययन करेंगे। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी पर सबसे पहले उत्थान आदि की क्रिया अंतर्जात बल लगते हैं, उनसे उत्थान होता है और किसी न किसी संरचना का जैसे पर्वत, पठार, मैदान इत्यादि का निर्माण होता है। फिर इनका हमने अनाच्छादन का प्रक्रम पढ़ा था, उसमें अपक्षय और अपर्दन की क्रिया कार्य करती है। अपक्षय हम पढ़ चुके थे। अब जो अपर्दन के कारक है उसमें एक महत्वपूर्ण कारक होता है बहता हुआ जल अथवा नदी। तो ये जो समतल स्थापक बल है उनका एक महत्वपूर्ण एक कारक है। ये जो बहता हुआ जल या नदी है ये मुख्य रूप से 3 कार्य करते हैं: अपर्दनात्मक, परिवहन के कार्य और निक्षेपात्मक कार्य। अपर्दन का मतलब किसी भी भूभाग को तोड़कर उसके कणों को दूसरी जगह पर लेके जाना, परिवहन मतलब बहा के लेके जाना, और निक्षेपात्मक मतलब उनको कहीं पर जमा करना। अर्थात अपर्दन उनको तोड़ने का काम कर रहा है, परिवहन उनको बहा कर ले जाने का और निक्षेपात्मक उनको जमा करने का कार्य होता है। अब नदी अपने ये जो तीनों कार्य हम इन तीनों का पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अपर्दनात्मक कार्य का। अब नदी जो अपना अपर्दन का कार्य करती है वो विभिन्न प्रक्रमों के माध्यम से कर सकती है। उसमें पहला है गोलीकरण या संचारण। इसमें नदी क्या करती है, जो नदी का बहता हुआ जल है उसके संपर्क में जो चट्टानें वगैरह आती है उनमें पदार्थ वगैरह घुल जाते हैं और वो चट्टान से अलग हो जाते हैं और जल के साथ बहकर चले जाते हैं। तो उनका जो भी चट्टान के पदार्थ वगैरह उनका जल के साथ घुलना और बहना क्या कहलाता है, गोलीकरण कहलाता है। नेक्स्ट आता है अपना अपघर्षण। अपघर्षण का मतलब क्या होता है कि जो नदी के साथ कंकड़, पत्थर इत्यादि जो नदी के भार के रूप में चलते रहते हैं, इन पदार्थों के संपर्क में जो भी चट्टानें आती है उनका घर्षण होता है और टूट फूट होता रहता है। इस क्रिया को हम क्या कह सकते हैं, अपघर्षण कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है सन्निघर्षण। अब ये जो कंकड़ पत्थर है ये क्या करेंगे, आपस में भी क्या करेंगे, टक्कर वगैरह करेंगे, जिसके कारण से इनमें टूट फूट वगैरह होगी। इस क्रिया को हम सन्निघर्षण कह सकते हैं। और जो लास्ट क्रिया आती है वो होती है जल गति क्रिया। इस क्रिया के अंदर अपर्दन में केवल जल का ही सहयोग होता है और किसी साधन का नहीं। अर्थात बिना कंकड़ पत्थर की सहायता के या बिना रासायनिक क्रिया के जल जब क्या करता है, यांत्रिक ढंग से उसके मार्ग में जो भी चट्टानें आती है, कण आते हैं, उनको एक पुश देके, उनको धक्का देके क्या करता है, ढीला और कमज़ोर बना देता है और चट्टान से तोड़कर अपने साथ लेकर चला जाता है। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, जल गति क्रिया कहते हैं। इस तरीके से नदी गोलीकरण, अपघर्षण, सन्निघर्षण या जल गति के द्वारा अपर्दन के कार्य करती है। अब देखिए अपर्दन के द्वारा क्या क्या आकृति बन सकती है। तो देखिए नदी जब पहाड़ों से नीचे आती है तो क्या करेगी, सबसे ज़्यादा लंबवत अपर्दन करेगी और लंबवत अपर्दन करके ये क्या बनाती है, सबसे पहले वी आकार की घाटी बनाती है। अब यदि मान लो ये लंबवत अपर्दन क्या हो जाए, और गहरा हो जाए, ठीक है, और इसका गहराई नीचे आप देख रहे हैं वी आकार से क्या हो रही है, काफ़ी कुछ आई आकार जैसी हो रही है और गहराई ज़्यादा होने पर क्या संरचना बन जाती है, गॉर्ज। अब यदि और ज़्यादा अपर्दन हो जाए तो वो क्या बना देगी, कैनियन बना देगी। इन तीनों घटनाओं में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, लंबवत अपर्दन हो रहा है। नेक्स्ट जो एक आकृति बनती है वो होती है जल प्रपात, शिप्रिका, जल गर्तिका। ठीक है, जल प्रपात क्या होता है, आप सबने खूब सारे वाटरफॉल्स देखे होंगे। ठीक है, वाटरफॉल या जल प्रपात क्या होता है कि जब किसी भी स्थान पर नदियों का जो जल है वो ऊंचाई से खड़े ढाल की तरफ गिरता है। ठीक है, मतलब ऊपर के ढाल से नीचे के ढाल की तरफ गिरता है तो, और बहुत ज़्यादा उसकी स्पीड होती है तो उसे हम क्या कह देते हैं, जल प्रपात कह देते हैं। इस तरीके की स्थिति उस समय आती है जब नदी के मार्ग में कठोर और मुलायम चट्टानों की जो परतें हैं या तो वो क्षैतिज अवस्था में मिलती है या फिर लंबवत अवस्था में मिलती है।
अब नदी क्या करती है, जो भी मुलायम चट्टान होती है उसको तो उस नदी का जल काट देता है, लेकिन जो भी कठोर प्रतिरोधी चट्टान होती है उसको वो काट नहीं पाता। फलस्वरूप जो जल होगा वो क्या करेगा, ऊपर से नीचे की तरफ गिरने लग जाएगा। वहीं पर एक शब्द आता है क्षिप्रिका। क्षिप्रिका क्या होती है कि ये वास्तव में जो नदी के जिस भाग में जलधारा का साधारण वेग से प्रवाह अधिक होता है वहाँ पर ये बनते हैं। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इस तरीके से ये आकृति बन रही है ना, तो ये क्या है, क्षिप्रिका। वहीं पर यदि एकदम सीधा ढाल होता तो वो क्या बन जाता, जलप्रपात बन जाता। तो जलप्रपात में तो ऊंचाई क्या होती है, अधिक होती है, और ढाल क्या होता है, खड़ा होता है। जबकि क्षिप्रिका की ऊंचाई प्रपात की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है, और ढाल हमेशा सामान्य होता है। तो हम कह सकते हैं कि क्षिप्रिका क्या है, प्रपात का एक छोटा और सामान्य रूप भी होता है। ठीक है। नदी के अपर्दन से एक मुख्य आकृति बनती है जलगर्तिका। ये जलगर्तिका क्या होती है कि नदी के तली के अंदर जो जल है वो अपने भंवर के साथ छोटे छोटे जो उसके पत्थर के टुकड़े वगैरह है वो तेजी से चक्कर लगाते हैं और छोटे छोटे गर्तों का निर्माण कर देते हैं। तो ये जो टुकड़े होते हैं इनको हम क्या कह सकते हैं, छेदक या घर्षक यंत्र कह सकते हैं। ठीक है। जैसे कोई बढ़ई होता है वो अपनी मशीन से तेजी से घुमाकर लकड़ी में जैसे छेद करता है ना, उसी तरीके से भंवर के साथ में भी तेजी से ये कण क्या करते हैं, छेदक यंत्र की तरह काम करते हैं और नदी की तली के अंदर छिद्र वगैरह बना देते हैं। फिर धीरे धीरे इनका आकार वगैरह बढ़ता जाता है और इस तरीके से जो स्थल रूप वगैरह बन जाता है उसको हम क्या कह सकते हैं, जलगर्तिका कह सकते हैं। यहाँ पे आप शेप में देख रहे हैं ये नॉर्मली नदी वगैरह बह रही है, इसके कंकड़ पत्थर वगैरह नीचे आए, भंवर के रूप में बहे और ये क्षेत्र क्या बन गया, जलगर्तिका बन गया। और यदि ये जो जलगर्तिका है इसकी गहराई और व्यास यदि अधिक हो जाए तो उसको हम क्या कह देंगे, अवनमन कुंड कह देंगे। नेक्स्ट अपर्दन से जो आकृति बनती है वो होती है संरचनात्मक सोपान। संरचनात्मक सोपान क्या होता है कि नदी का जो मार्ग होता है उसमें कभी कभी हमें कठोर कोमल चट्टानें, इनकी जो परतें हैं वो एक दूसरे के बाद में क्षैतिज अवस्था में मिलती है। तो इस स्थिति में नदी के द्वारा क्या होता है, विशेषक अपर्दन होता है। कठोर चट्टानें हमें पता है कि बहुत मुश्किल से टूटेगी तो इनका कटाव का दर अलग होगा, और मुलायम चट्टानें आसानी से कट जाती है तो इनकी कटाव की दर क्या होगी, अलग होगी। ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कठोर चट्टानों की अपेक्षा कोमल चट्टानें जल्दी कट जाएगी, और कठोर और जो प्रतिरोधी चट्टानें वो थोड़ी सी हमें बाहर की तरफ निकली हुई दिखाई देगी। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं इधर क्या है, अंदर की तरफ चली गई है ये जो चट्टानें हैं, और ये जो भाग बाहर की तरफ निकला हुआ है ये क्या है, कठोर चट्टान का भाग है। जो भी बाहर है वो कठोर चट्टान है और जो भीतर की तरफ है वो चट्टानें कैसी है, मुलायम या कोमल चट्टानें हैं। तो इस तरीके से जो विशेषक अपर्दन है उसके द्वारा सोपानाकार सीढ़ियों का नदी की घाटी के दोनों ओर क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, और इसी को हम क्या कह देते हैं, संरचनात्मक सोपान कह देते हैं। ठीक है। एक और आकृति थी नदी वेदिका। वास्तव में ये क्या होते हैं, सोपान होते हैं, लेकिन इनको हम नदी वेदिकाओं से अलग करने के लिए इनको हम संरचनात्मक सोपान का नाम दे देते हैं, क्योंकि इनके निर्माण में एकमात्र चट्टान की कठोरता और कोमलता का ही हाथ होता है। जबकि जब नदी वेदिका बनती है तो नदी वेदिका के अंदर जो चट्टान की कठोरता कोमलता है उसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है। तो वास्तव में क्या होती है नदी वेदिका, नदी वेदिका क्या होती है कि नदी की घाटी की तरफ जो दोनों ओर सोपानाकार वेदिकाएं मिलती है वो नदी के जो प्रारंभिक जो बाढ़ के मैदान है उनका वास्तव में वो क्या होते हैं, अवशिष्ट चिन्ह ही होते हैं। और कभी कभी इन वेदिकाओं का क्रम क्या हो जाता है, सीढ़ी नुमा हो जाता है, और एक के बाद एक वेदिका नीचे की तरफ उतरती हुई चली जाती है। तो ये वास्तव में क्या होती है, जो नवोन्मेष की क्रिया या पुनर्यौवन होता है उसके वास्तव में ये क्या होती है, परिचारिका होती है। ठीक है। अब आप ये देखिए हमने ये सारी आकृतियाँ पढ़ ली हैं। ये वी आकार की घाटी, गॉर्ज, कैनियन, जलप्रपात, क्षिप्रिका, जलगर्तिका, संरचनात्मक सोपान। नेक्स्ट है नदी विसर्प और गोखुर। नदी विसर्प क्या होता है, नदी जैसे ही मैदानी क्षेत्र में आती है इस तरीके से क्या करती है, विसर्पाकार आकृति में चलने लग जाती है। ठीक है। तो इसे हम क्या कह देंगे, नदी विसर्प या मियांडर। कभी कभी क्या होता है, ये विसर्प बहुत ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा
और इस विसर्प का कुछ भाग टूटकर क्या हो जाता है, अलग। जैसे ये भाग टूट के क्या हो गया, अलग, और इसका जल अलग हो जाएगा और एक झील जैसे संरचना बन जाएगी। इसको हम क्या कह सकते हैं, गोखुर झील कह सकते हैं। ठीक है, आप डायग्राम के अंदर ये चीज़ देख सकते हैं। ये एक आपको मियांडर दिखाई दे रहा है, नदी इस तरीके से क्या है, विसर्प शेप में चल रही है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, नदी विसर्प कहते हैं। और यदि कभी इसका एक भाग टूटकर अलग हो गया तो वो क्या कहलाएगा, गोखुर झील कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नदी के निक्षेप के द्वारा कौन कौन सी आकृतियाँ बनती हैं। वास्तव में ये जो निक्षेप के द्वारा आकृतियाँ बनती है, क्यों बनती है, क्योंकि जो नदी का वेग है वो अचानक से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कम क्यों होता है, क्योंकि या तो नदी का ढाल क्या हो गया है, कम हो गया है, या नदी के जल में क्या हो गया है, ज़्यादा विस्तार हो गया है, या नदी के मार्ग में कोई अवरोध आ गया है, या जल का आयतन कम हो गया है, या नदी के अंदर अवसाद की मात्रा बढ़ गई है। इन सब कारणों से क्या हो सकता है, निक्षेप हो सकता है। अब निक्षेप से जो पहली आकृति बनती है वो होती है जलोढ़ पंख। जलोढ़ पंख क्या होती है, जो नदी है उसके द्वारा जो रचनात्मक स्थल रूप बनते हैं उसमें इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। और वास्तव में हम इसे क्या कह सकते हैं, ये तरुणावस्था की अंतिम और प्रौढ़ावस्था की प्रथम चरण की परिचारिका होती है। नदी क्या करती है, जब पहाड़ से नीचे आती है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा अवसाद वगैरह होते हैं, तो इस बहुत अधिक अवसाद बोझ के कारण से जब वो पर्वतीय ढाल के सहारे नीचे उतरकर समतल मैदान में आती है तो उस नदी का वेग अचानक से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और इस कारण से चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े से लेकर जो बारीक टुकड़े हैं वो क्या करेंगे, जो पर्वतीय ढाल है उसके पद में इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि नदी की परिवहन शक्ति क्या हो गई है, कम हो गई है और अब उनका परिवहन नहीं हो सकता। इसलिए जो पर्वतीय ढाल का जो आधार तल है वहाँ पर अर्धवर्ताकार रूप में पदार्थों का क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, या हम कह सकते हैं पंखे शेप में या अर्धवर्ताकार रूप में। तो इसी को हम क्या कह देते हैं, जलोढ़ पंख कह देते हैं। ठीक है, ये घटना कहाँ पे हो रही है, ये पर्वत पद्य भागों के अंदर ये घटना हो रही है। और ये वहीं पर यदि ये जमाव किस शेप में हो रहा है, शंकु शेप में हो रहा है और छोटे छोटे कण हैं, तो इसे हम क्या कह देंगे, जलोढ़ शंकु कह देंगे। नेक्स्ट अपना आ जाता है प्राकृतिक तटबंध। प्राकृतिक तटबंध क्या होते हैं कि ये जो नदी बह रही है, इस नदी के दोनों किनारों पर यदि क्या हो, मिट्टियों का जमाव होता है तो लंबे लंबे बंध बन जाएंगे, जो कि क्या होते हैं, कम ऊंचाई वाले कटक के जैसे होते हैं। तो इन्हीं को हम क्या कह देते हैं, प्राकृतिक तटबंध कह देते हैं। वास्तव में ये प्राकृतिक तटबंध क्या है, प्रकृति द्वारा बनाए जाते हैं और बाढ़ के समय हमारी सुरक्षा करते हैं। आप ये आगे जो डायग्राम्स देख रहे हैं इसमें आपको ये जलोढ़ पंख दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे शंकु शेप के अंदर ये पदार्थ जमा हो रहे हैं, तो ये जलोढ़ शंकु हो गया। प्राकृतिक तटबंध ये मुख्य नदी है और इसके ये जो किनारे हैं वो क्या है, इसके प्राकृतिक तटबंध। और इसके जो आसपास का आप क्षेत्र देख रहे हैं यही क्या होता है, उसका बाढ़ का मैदान होता है। ठीक है, और जो लास्ट आकृति बनती है वो होती है नदी डेल्टा। होता क्या है कि जो नदी है वो अपने समुद्र के अंदर या अंतिम जो उसका बिंदु है वहाँ पर जब वो गिरती है तो अपने मुहाने पर क्या करती है, अब उसकी स्पीड आपको पता है कि बहुत कम हो जाती है, तो उस कंकड़ पत्थर जो भी वो साथ में लेके आती है, अवसाद लेके आती है, उसको वो क्या करती है, डेल्टा शेप में किनारे पर जमा कर देती है। तो नदी का जो मुहाना है उस पर पर्याप्त जलोढ़ के निक्षेप से जो त्रिभुजाकार निचली भूमि वाली जो आकृति बनती है उसे ही हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। अब ये जो डेल्टा है वो अलग अलग आकृति का हो सकता है। ठीक है, अब कुछ डेल्टा जैसे यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल बता रखा है, चापाकार डेल्टा, ये कहाँ पे पाया जाता है, नील नदी का डेल्टा कैसा होता है, चापाकार डेल्टा होता है। इसी तरीके से पक्षी के पंजे का आकार डेल्टा मिसिसिपी नदी का डेल्टा होता है। ठीक है, ज्वार नदमुख डेल्टा जैसे नर्मदा, तापी वगैरह ये ज्वार नदमुख डेल्टा बनाती है। ठीक है, कुछ डेल्टा जैसे रुंडित डेल्टा, पालीयुक्त डेल्टा, परित्यक्त डेल्टा इत्यादि, ये क्या है, इसके आकृति के आधार पर इसके प्रकार है। वहीं पर विस्तार के आधार पर भी इसके काफ़ी प्रकार होते हैं, जैसे प्रगतिशील डेल्टा,
कि जब डेल्टा का सागर की तरफ निरंतर विस्तार होता रहता है तो उसे हम क्या कह देंगे, प्रगतिशील डेल्टा। वहीं पर यदि डेल्टा का विस्तार रुक जाए तो उसे हम क्या कह सकते हैं, अवरोधित डेल्टा कह सकते हैं। तो इस प्रकार आज के टॉपिक के अंदर हम लोगों ने मुख्य रूप से नदी के द्वारा निर्मित अपरदनात्मक और निक्षेपात्मक आकृतियों के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।